एथिक्स, एक तो जो सिंपल डेफिनेशन हुई इसकी कि कोई भी प्रिंसिपल दैट गवर्न बिहेवियर, प्रिंसिपल्स दैट गवर्न बिहेवियर। वो बिहेवियर कहाँ से आएगा? सारे सोर्सेस से, डिफरेंट सोर्सेस से, चाहे आपकी फैमिलीज हो, सोसाइटीज हो, या इंडिविजुअल हो। तो प्रिंसिपल्स दैट गवर्न बिहेवियर डिराइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, डिराइव फ्रॉम वेरियस sources, various sources that have shaped societies and individuals over time, that have shaped societies and individual over time। ये तो आपकी एक सिंपल डेफिनेशन होगी, इसे आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। आप इसे स्कॉलरली भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप एरिस्टोटल यूज कर सकते हो इसके लिए, एमोनल कांत यूज कर सकते हो, जेएस मिल यूज कर सकते हो, मार्टिन लूथर किंग कर सकते हो। तो मैं आपको एक दो स्कॉलर्स के पर्पज से बता देता हूँ, ताकि आप वैसे भी इंट्रोड्यूस अच्छा कर पाओ। तो पहले एरिस्टोटल का है जो, किसी को पता है एरिस्टोटल का कोट एथिक्स से? तो आप इंट्रोड्यूस ऐसे करोगे तो और बेटर लगेगा वो। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एथिक्स इज द स्टडी ऑफ गुड लाइफ। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ गुड लाइफ and the virtues that enables and the virtues that enable us to live that life। दैट लाइफ, एक अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और मैं आपको एक माथिर जो मार्टिन लूथर किंग थे, उनके अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ, क्योंकि ये आपके सिलेबस सिलेबस में भी है ना। जो फिलोसफर्स हैं, आप इनसे भी कर सकते हो अगर याद रहे, ये सबसे बेटर रहता है। मार्टिन लूथर किंग है जो, वो बोलते हैं कि एथिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट आर बाय मॉरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स, एथिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस दैट आर बाय मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल प्रिंसिपल्स। अब ये अपने अकॉर्डिंग आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि चाहे आप प्रिंसिपल्स दैट गवर्न बिहेवियर ड्राइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, सच एज, कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हो, दैट हैव सेव्ड एंड सोसाइटीज एंड इंडिविजुअल्स ओवर टाइम। तो ये तो अब जो भावे साहब कह रहे थे कि सम्मन बोवन क्या है? अल्टीमेट एम, निर्माण, या कैविल जिसे जैनिज्म में बोलते हैं। तो उसको आप लिख सकते हो कि एथिक्स कैन बी डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ नॉर्मेटिव साइंस। क्या है? नॉर्मेटिव साइंस का फील्ड है।
नॉर्मेटिव साइंस विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, बात वही है। विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, विच डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, या कैरेक्टर या कंडक्ट, कैरेक्टर कंडक्ट with the aim to achieve सम्मन बोवन। क्योंकि ये हर कोई लिखेगा, जितने भी बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, उन्होंने ये डायमेंशन दे रखी है। अब सम्मन बोवन क्या हुआ, एक चीप गुड, मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो एक कोई पर्टिकुलर फिक्स इंट्रोडक्शन नहीं होता, बट आप इस सबसे बेस्ट आपको स्कॉलर्स के पर्पज से आए आप वो दो, उसके बाद नॉर्मल डेफिनेशन देना है वो दो, या आपको थोड़ा कीवर्ड यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हो। तो एथिक्स क्या है, एक तो जो स्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड पे बेसिस है। तो अब हमने इंट्रोड्यूस इसको कर दिया। तो एथिक्स के अगर हम सोर्सेस देखें तो क्या क्या हैं, कोई बताएगा सोर्सेस ऑफ एथिक्स? हम्म, बताओ। रिलीजन, लॉ। रिलीजन, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, लीगल सिस्टम हो गया, फैमिली। फैमिली हो गई, थिंकर्स एंड फिलोसफर्स हो गए, ये भी तो है, फिलोसफर्स हो गए, या ह्यूमन कॉन्शियंस हो गया, ह्यूमन कॉन्शियंस। तो यहाँ ये है, यहाँ से एक एथिकल स्टैंडर्ड बिल्ड होते हैं। अब जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था, क्या लिखा था हमने, दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर ड्राइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेस दैट हैव शेप्ड सोसाइटीज इंडिविजुअल्स ओवर टाइम। तो यही है। अब इसके सोर्सेस हमने लिखे। सोर्सेस आप रिलीजन में, रिलीजन आपने लिखा, रिलीजन में आप क्या दे सकते हो एग्जाम्पल? महाभारत। रिलीजन, महा, नहीं, सब नहीं। अहिंसा दो ना, नॉन हाँ। वायलेंस हिंदुइज्म में, नॉन वायलेंस, अहिंसा, कंपैशन। सारे रिलीजन से देता है। हिंदुइज्म में, ठीक है, और जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, तो मेन नॉन वायलेंस ही है तीनों रिलीजन में, ठीक है। तो क्या कहेंगे, रिलीजन इज द ओल्डेस्ट फाउंडेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, ओल्डेस्ट। अगर क्वेश्चन आएगा सोर्सेस ऑफ एथिक्स, रिलीजन ओल्डेस्ट फाउंडेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड। तो ये क्या हेल्प करता है कि प्रिस्क्राइब करने का व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो रिलीजियस हमें टीच करता है कि कैसे सोसाइटल नॉर्म्स और इंडिविजुअल बिहेवियर इन्फ्लुएंस होते हैं। और इसके बाद इस्लाम में भी एक जाकत होता है ना, इस्लाम भी लिख सकते हो, फिर एक रिलीजन छूट जाएगा। इसमें एक प्रैक्टिस ऑफ जाकत। तो जाकत क्या हुआ, ये मुस्लिम्स को
मुस्लिम एक जो पोर्शन होता है इनका वेल्थ का, वो चैरिटी के लिए इन्हें देना पड़ता है। तो ये क्या करता है, एथिकल बिहेवियर प्रमोट करता है विद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट ऑफ अंडर प्रिविलेज। तो पहला हमने रिलीजन में लिखा। बाकी तो आपको कुछ याद नहीं करना, बस रिलीजन के साथ कुछ एग्जाम्पल याद कर देने हैं, वो आप लिख ही लोगे। एग्जाम्पल: नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जाकत। जाकत अगर ये वैसे डिफाइन कर सकते हो: इस्लाम, पोर्शन ऑफ वेल्थ डोनेटेड टू चैरिटी, डोनेटेड फॉर चैरिटी। ये हो गया रिलीजन। रिलीजन के बाद हमने देखा था कल्चर। कल्चर में क्या इन्फ्लुएंस करेगा? कोई एग्जांपल बताओ, हमारे ही कल्चर में बता दो। पहले तो कल्चर क्या है? कल्चर एक पैटर्न है बिहेवियर्स एंड वैल्यूज का, जो आइडियल माना जाता है, एक्सेप्टेबल माना जाता है, और ट्रांसफर होता है एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब ये डिफाइन करता है व्हाट इज एथिकल विद इन सोसाइटी। तो कल्चर के लिए कोई एग्जांपल? ये वासुदेव कुटुंबकम। क्या? वासुदेव कुटुंबकम। नमस्ते। हाँ। ठीक है। टचिंग द प्रैक्टिस ऑफ फीट ऑफ एल्डर। नमस्ते एज रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। प्रैक्टिस ऑफ नमस्ते एज रेस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। एंड आप कह सकते हो कि जापान में होता है ना एक ओमोटेनासी बोलते हैं उसे। वो मतलब एम्फेसाइज करता है हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रीटिंग गेस्ट विद काफी रेस्पेक्ट से। तो वो दिखाता है वहाँ का एथिकल इस एक जो कल्चर है, इसे बोलते हैं कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ जापान। अगर याद रहे तो आप लिख सकते हो ओमो तेनाशी। तो ये क्या होता है, एक प्रैक्टिस होती है हॉस्पिटैलिटी की एंड ट्रीटिंग गेस्ट विद, जितनी रिस्पेक्ट से आप कर सकते हो। तो ये इन्फ्लुएंस करता है इनका एथिकल स्टैंडर्ड इन सर्विस इंडस्ट्री। फिर इसके बाद आ गया लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम में बताओगे कोई? हम्म। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ। लीगल सिस्टम एक्ट कोई, जैसे करप्शन को रोकने के लिए बता दो। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, 1988। इसका एम क्या है? टू कॉम्बैट करप्शन इन गवर्नमेंट एजेंसी इन पब्लिक सेक्टर्स। ये क्या करता है, एथिकल गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। फिर आ गया आपका ह्यूमन कॉन्शियंस। ह्यूमन, इसमें बताओगे एग्जाम्पल? देखो, ह्यूमन कॉन्शियंस जो है, तो ये हेल्प
करता है इंडिविजुअल को कि डिफरेंस करे क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है जो लोगों को एक्सेप्टेबल हो। जैसे तो एक एरोन शर्मिला थी, याद है आपको? मणिपुर। हाँ जी भैया। हम्म, तो उसने वो क्यों उसने स्ट्राइक ली थी? आफ्सा गए। हाँ, आयरन आयरोम शर्मिला मेन है एग्जाम्पल्स का, नहीं तो हंगस स्ट्राइक अगेंस्ट आफ्सपा इन मणिपुर। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इसका कॉन्शियस ड्रिवन कमिटमेंट, रिफ्लेक्ट कॉन्शियस ड्रिवन कमिटमेंट किस चीज के लिए? कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स एंड एथिकल गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स। तो हमने कितने पॉइंट लिख लिए? एक, दो, तीन, चार, एक फिफ्थ लिखते हैं। इसके बाद हम लिख लेते हैं फैमिली सिस्टम। फैमिली सिस्टम में हमें क्या, जैसे फैमिली सिस्टम हमें देती है ट्रेडिशनल एंड कल्चरल वैल्यूज रिलेटेड टू फैमिली स्ट्रक्चर, फंक्शंस, रोल, बिलीफ, एटीट्यूड। तो ये भी एक सोर्स होते हैं एथिक्स के। एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसके आप लिख सकते हो कि पेरेंट टीचिंग देयर चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, पेरेंट टीचिंग चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। तो एंड इंटीग्रिटी। ये क्या करता है कि ये आपका सेव करता है एथिकल डेवलपमेंट, एंड जो रिफ्लेक्ट होता है हमारे बिहेवियर में, या कोई भी सोशल प्लेस हो, सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी हो या स्कूल्स हो, वहाँ पे जो हमारा बिहेवियर दिख रहा है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी फैमिली से, हम घर में क्या सीख रहे हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है हमेशा। इसके बाद थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। फिलोसफर्स, इसमें आप लिख सकते हो स्वामी विवेकानंदा टीचिंग, स्वामी विवेकानंद टीचिंग ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सेल्फलेस सर्विस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड सेल्फलेस सर्विसेज। जॉन रॉल्स का हो गया थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। ये क्या करता है? ये इन्फ्लुएंस करता है मॉडर्न एथिकल कंसिडरेशंस इन पॉलिसी मेकिंग हो गया या लॉ मेकिंग, कुछ भी हो जो प्रमोट करेगा, जैसे कॉन्सेप्ट लाइक इक्वेलिटी हो गया, फेयरनेस हो गया। तो वहाँ थिंकर्स हो गया, फिलोसफर्स, ये लोग
इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एक साथ ही पॉइंट करेंगे। साथ में से अगर पांच भी याद रहे एग्जाम्पल के साथ काफी अच्छा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैसे ये एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इम्पार्टिंग एथिकल वैल्यूज थ्रू करिकुलम एंड कोड ऑफ कंडक्ट, थ्रू करिकुलम एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। हम्म, जो वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स है सीबीएसई का, वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन प्लान बोलो या प्रोग्राम्स जो हैं सीबीएसई के, एंड कुछ बिजनेस स्कूल्स हैं जैसे बिजनेस स्कूल, जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हो गया, वो प्रिपेयर करता है लीडर्स को टू चैलेंज एथिकल, टू लीडर्स फॉर एथिकल चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करता है इन देयर कैरियर। तो आप एग्जांपल लिख सकते हो वो भी। ये हो गया हमारा सोर्सेस, कहाँ से एथिकल कंडक्ट आते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है एथिक्स की? इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारा लिखने को है कि ये क्या क्या कर सकता है, जैसे मॉरल्स, इंटीग्रिटी, ये सब एक पार्ट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एथिक्स का, या जो इम्पोर्टेंस है एथिक्स की लाइफ में, वो है आपका मोरल मैप। ये क्या प्रोवाइड करता है? एक मोरल विजन या मोरल मैप। तो ethics offer a framework for navigating complex issues, ensuring clarity and direction. प्रोवाइड, सीधे लिख लेता हूँ, फ्रेमवर्क फॉर, ऑफर्स लिख लो, फ्रेमवर्क फॉर नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज, इंश्योरिंग क्लैरिटी। आप एग्जाम्पल इसके लिए आप लिख सकते हो सत्याग्रह मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। तो सत्याग्रह मूवमेंट जो महात्मा गांधी का था, उसने प्रोवाइड किया था एक मॉरल मैप टू रेसिस्ट अगेंस्ट कॉलोनियल रूल थ्रू नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। तो एक एथिकल अप्रोच थी, जिन्होंने यूनिफाई किया इंडियन पॉपुलेशन को अंडर ए कॉमन एंड मॉरली ड्रिवन कोच। इसमें आप वीर चंद सिंह गढ़वाली का भी लिख सकते हो, जो उन्होंने अपने जो उन्होंने रिफ्यूज किया फायर करने के लिए अनार्म्ड जो पास्तून थे उन पे, वो भी लिख सकते हो। वो किससे ड्रिवन था? जो मॉरलिटी थी। तो इसमें आप एग्जाम्पल गांधी जी का लिख सकते हो, सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। गांधी जी टू रेसिस्ट कॉलोनियल रूल थ्रू नॉन वायलेंस। फिर अगला आता है, ये हेल्प करता है टू रिजॉल्व मॉरल इश्यूज, मतलब मॉरल डिलेमास हो गए, या कोई भी
थिंकिंग हो गई, जो हम सोच रहे हैं, कोई भी इशूज आता है जो, उसको सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करता है। हेल्प टू हेल्प टू रिजॉल्व मॉरल इश्यूज। अब कैसे, एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं। एग्जाम्पल, अरुणा सांबे केस देखा था आपने? पैथो यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया वाला। हाँ हाँ हाँ। तो देखो, उन्होंने परमिशन मांगी थी पैसे यूथनेशिया का, अंडर अंडर जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का, काफी डेलिब्रेशन से। ठीक है। तो इसने एक एक सिग्निफिकेंट मॉरल और लीगल इशू को यहाँ से रिजॉल्व किया था। ओके। अरुणा शानबाग केस। शानबेग केस। इशू था पैसिव इथोनेशिया का, परमिशन और पैसिव इथोनेशिया अंडर स्ट्रिक्सेंट गाइडलाइंस बोल दो, या गाइडलाइंस ऑफ एससी। ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर सो मच डिलिब्रेशन, तो इन्होंने क्या किया था, एक इनका जो अपना एक इशू था वो रिजॉल्व किया था। अब एक है टू इंश्योर इंडिविजुअल एंड सोशल गुड। इंश्योर इंडिविजुअल एंड सोशल गुड। इसमें आप लिख सकते हो कि CSR, ना सॉरी, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब क्या है, एथिक्स गाइड करता है ह्यूमन कंडक्ट को, एमिंग इन बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स या पूरी सोसाइटी के लिए। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि CSR है जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इनिशिएटिव जैसे इन्फोसिस और टाटा ग्रुप, वो CSR देते हैं एजुकेशन में, हेल्थ केयर में। इन्फोसिस, टाटा ग्रुप इंश्योर इंडिविजुअल एंड सोशल गुड्स बाय, किस में देते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो बेनिफिट करता है बहुत इम्प्लॉयज को और कम्युनिटी को। और जो बात की थी अटेनमेंट ऑफ द हाइस्ट गुड, जिसे सम्मन भवन कहते हैं, अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट गुड, सम्मन भवन बोनम। इसके लिए आप एग्जाम्पल लिख लो। इस्कॉन्स का फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम। तो एथिक्स क्या है, एथिक्स का एम क्या है, फॉर ए हाइस्ट गुड एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। तो इस्कॉन का फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम।
इसमें क्या होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशियस फूड टू नीडी, प्रमोटिंग देयर फिजिकल एंड वेलबींग एंड मेंटल पीस। तो एक एम्स एम्स एट हाईएस्ट गुड, किस चीज के लिए प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशियस फूड जो नीडी हैं उनके फिजिकल और मेंटल पीस के लिए भी एंड फिजिकल वेलबींग के लिए भी, एंड टू रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास, रिजॉल्विंग एथिकल डिलेमास। इसमें आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, जैसे एथिकल वैल्यू गाइड, हमें एथिकल वैल्यू गाइड करती है कि किसी भी सिचुएशन को हम कैसे, अगर हमें चैलेंज करना हो। एग्जांपल दे दो, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट। तो इसने एक एथिकल डिलेमा पोज किया था रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वर्सेस डेवलपमेंटल बेनिफिट। तो एथिकल डिलेमा ऑफ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इवन यहाँ पे आप एक एग्जांपल और देख सकते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी में। तो एथिकल प्रिंसिपल क्या डिमांड करती है? जस्टिस एंड कंपेंसेशन फॉर विक्टिम्स, लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड जो लीगल एंड सोसाइटल एफर्ट इन ट्रेजेडीज को एड्रेस करने के लिए। तो एक एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हो लाइक नर्मदा डैम प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या इशू था? एथिकल डिलेमा क्या था? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंटल बेनिफिट, प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंटल बेनिफिट। एंड आप एक जो बाइजनेस रहती है या प्रिजुडिस रहती है उससे भी फ्री रहते हो, फ्री फ्रॉम बाइजनेस एंड प्रिजुडाइस। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि एथिक्स क्या हेल्प करता है, जो मिसकंसेप्शंस हैं या बाइजनेस हैं उनको दूर करने के लिए एंड टू प्रमोट फेयरनेस। एग्जाम्पल ले लो, सेक्शन जो डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 हुआ, एलजीबीटी क्यू होमोसेक्सुअलिटी को जिसने डिक्रिमिनलाइज किया। तो इस जजमेंट ने काफियों को फ्री किया जो सोसाइटल प्रेजुडिस था, एंड एक इंक्लूसिवनेस की वैल्यू प्रमोट की। डिक्रिमिनलाइजेशन डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377 freed many from societal prejudice and mm, promoted inclusiveness। फिर एक लास्ट होगा कि ये हेल्प करता है हमें इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल एनजीटी, एक केस था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अगर आपने सुना होगा ये।
तो एथिक्स जो गाइड करती है जस्ट एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो जो एनजीटी इंश्योर करती है कि इन्वायरमेंटल डिसीजंस आर मेड एथिकली, कि हम डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन को बैलेंस करें। इसमें एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन वाला केस था। मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये हाईलाइट करता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एम्ड एट सोसाइटल एंड इन्वायरमेंटल वेलबींग। तो इसने क्या किया था, एक स्ट्रिंजेंट मेजर्स फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग। तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, मेकिंग बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल, बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। क्या बोला था इसमें, नीड ऑफ measures and regular monitoring। तो 7 पॉइंट्स इसके भी मिल गए। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स, कैसे एथिकल वैल्यूज डेवलप होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखते हैं कि अगर अब्सेंस ऑफ एथिक्स से क्या क्या हो सकता है। तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज का। अब्सेंस ऑफ एथिक्स लीड्स टू, पहला तो इसमें कैसे हर लेवल पे देखते हैं। पहले इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है, मॉरल डिग्रेडेशन। मतलब इंडिविजुअल्स engage in dishonesty, dishonesty, dishonest या इलीगल बिहेवियर, लॉस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी आती है, ट्रस्ट वर्दनेस नहीं होता, लीगल बिहेवियर। फिर अगर हम सोसाइटल लेवल पे देखते हैं तो सोसाइटल लेवल पे ये हमें क्या करता है, सोशल फैब्रिक जो होता है समाज का, उसे ब्रेक करता है। इरोजन ऑफ सोशल फैब्रिक। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कैन रिजल्ट इन, किस क्या रिजल्ट हो सकता है इसका, क्राइम, करप्शन, ब्रेकडाउन ऑफ relationships and communal relationships, increase crime, increase crime, corruption and breakdown of communal relationships।
फिर पॉलिटिकल लेवल पे क्या होता है? करप्शन। पॉलिटिकल लेवल पे करप्शन एंड मिसगवर्नेंस। तो absence ऑफ एथिकल कंडक्ट जब पॉलिटिकल लीडर्स में होता है तो प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन ओवर पब्लिक सर्विसेज। प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन्स ओवर पब्लिक सर्विसेज। एंड जो ह्यूमन राइट वायलेशन काफी होते हैं ह्यूमन राइट लेवल पे देखे तो अधेरेंस ऑफ ह्यूमन राइट। तो यहाँ पे भी वायलेशन होता है वायलेशन ऑफ राइट्स। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क नहीं होगा तो काफी हायर चांस होंगे ह्यूमन राइट अब्यूज के, डिस्क्रिमिनेशन के। एग्जाम्पल डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड जो प्रिंसिपल है जस्टिस एंड इक्वलिटी को उनको इग्नोर कर दिया जाता है। एंड ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे इनएफिशिएंसी, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। तो लैक ऑफ एथिक्स इन ब्यूरोक्रेसी कैन लेड टू लैक ऑफ एथिक्स लीड्स टू क्या क्या हो सकता है? फेवरेटिज्म, ब्राइबरी, inefficiency, poor public service delivery, and mistrust in administrative processes. Favoritism, bribery, um, poor public service delivery। आप देख लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। कैसे? अनफेयर, एग्जाम्पल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर नेशन, वीकर नेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड ये क्या करेगा? अंडरमाइन करेगा ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन को। कॉन्फ्लिक्ट एंड इन्वायरमेंटल लेवल पे भी देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल लेवल पे क्या रहेगा? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन लीडिंग टू पॉल्यूशन,
depletion of natural resources, long term ecological damage, एंड इंडेंजर क्या करेगा ये, फ्यूचर जनरेशन्स को इंडेंजर करेगा। तो अगर हम कंप्लीटली इवेल्युएट करें कि एथिकल कंडक्ट क्या है, एथिकल कंडक्ट है इन्वॉल्विंग रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ पार्टिसिपेंट एंड इंश्योरिंग मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल हार्म। तो एक कुछ की प्रिंसिपल्स हैं इसके लिए, कि क्या कौन से एक्शन हमारे एथिकल है, कौन कौन से नहीं है। तो इस पे हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है वैसे। तो अगर हम ये भी देख लिया हमने नेचर डायमेंशंस, कल हम डायमेंशंस ऑफ एथिक्स देख लेंगे एक। तो यहाँ तक जो क्वेश्चंस अभी तक पूछ रखा है, अ, एक तो ये कर लेना, पहला क्वेश्चन यूपीपीसीएस का, व्हाट इज एथिक्स एंड रोल इन ह्यूमन लाइफ, एक ये क्वेश्चन आप आज कर लेना। और डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स ये कल करेंगे ये वाला। इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ही करेंगे क्या, और फिर थोड़ा टाइप्स अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड में एक इन्वायरमेंटल वाला थोड़ा अच्छा से करेंगे। फिर उसके बाद नॉर्मेटिव, तो डिटर्मिनेंट वाला कल करेंगे। डिटर्मिनेंट में वही होगा फिर रिलीजन, कल्चर, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन, रोल मॉडल। तो एक दो एग्जांपल करके इसको जल्दी हम पहले ये वाला टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठीक है। कैसा था, ठीक था? Oh yeah. तो आप लोगों ने वैसे पढ़ा तो होगा ही, तो या तो अपनी नोट्स में चीजें ऐड कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो मैगजीन्स में ना काफी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है थोड़ा।